गुड मॉर्निंग क्लास 10th। टुडे वी रीड सिविक्स लेसन सेंट्रल गवर्नमेंट। आज हम सिविक्स का लेसन पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की क्या भाषा और परिभाषा हम लोग और क्या अर्थ निकलता है इसका। स्टेट जो होता है वो एक ऐसी चीज़ हम लोग बोल सकते हैं जिसको ना तो छुआ जा सकता है और ये अनविजिबल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये एक इमोशनल कंसेप्ट है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमें प्रोवाइड करता है एक रियल फॉर्म जिसको बोला जाता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो होती है वो डिटरमाइंस करती है एक्सप्रेस और इम्प्लीमेंट सुधार म्यूचुअल डिज़ायर, जो भी डिज़ायर होती है स्टेट की उससे रिलेटेड जो इम्प्लीमेंट और जो भी एक्सप्रेसेस होते हैं उसको क्या करती है, सुधार करती है, उसमें डिटरमाइंस करती है। हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो होती है वो एक ऐसा एक्सप्रेशन और इमोशनल कंसेप्ट होता है किसी भी स्टेट की कैपेसिटी का। एग्जिस्टेंस होता है कि स्टेट का अगर पॉसिबल नहीं है बिना गवर्नमेंट के, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट लॉज बनाती है जिससे, और वो लॉज जो होते हैं वो पब्लिक के लिए क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टेरिटरी होते हैं स्टेट के लिए। ये इम्प्लीमेंट्स करते हैं इन लॉज को और पनिशेस करते हैं उन लोगों को जो कि इन लॉज का क्या नहीं करते, पालन नहीं करते और उनको जो है सही रास्ते पर लेकर आते हैं। गार्नर जो है उसने डिफाइन किया है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट जो है एक ऐसी एजेंसी और मशीन है जिसके द्वारा कोई भी स्टेट जो अपनी पॉलिसी को डिटरमाइन कर सकता है, नॉर्मल इश्यूज कर सकता है और रेगुलाइज्ड और पब्लिक वेलफेयर को डेवलप करता है। यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे अभी कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। सबसे पहला हमारा आता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो होता है ये फर्स्ट ऑर्गन होता है 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर। इस कंसेप्ट में जो इंडियन गवर्नेंस सिस्टम है उसमें लेजिस्लेचर जो है वो 2 लेवल्स पर काम करता है। सबसे पहले फेडरल लेजिस्लेचर, सेकंड स्टेट लेजिस्लेचर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका नेम फेडरल लेजिस्लेचर पर है जिसको कि पार्लियामेंट बोला जाता है। हमारे प्रोविजन के आर्टिकल 79 के अनुसार जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसमें बोला गया है कि पार्लियामेंट जो है वो ऐसा इंडियन यूनियन है जो कि फॉर्म करता है जॉइंटली प्रेसिडेंट और जो हमारे 2 हाउसेज होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा, उसको। इसी के साथ में पार्लियामेंट जो होता है वो रेफर करता है जॉइंट फॉर्म 3 कि इसके अंदर जो हम लोग देखेंगे जैसे कि लेजिस्लेचर नाम से पता चल रहा है, इसमें है प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट, फॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन लोकसभा का कैसा होता है। लोकसभा जो है वो फर्स्ट और लोअर हाउस है और हाउस ऑफ द पीपल ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट बोला जाता है। इसके मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड किए जाते हैं सिटीजन्स के द्वारा थ्रू एडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें सबसे पहला हमारा आता है नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कि इसमें कितने सारे मेंबर्स है। स्टार्टिंग में जो नंबर ऑफ मेंबर्स है लोकसभा के वो फिक्स कर दिए गए थे 500 में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, लेकिन टाइम के साथ में नंबर जो है वो इंक्रीज होते गए और अब जो है गोवा, दमन, दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है 1987 के अंतर्गत ये डिसाइड किया गया कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है लोकसभा की वो 552 हो सकती है। आउट ऑफ दीज 530 मेंबर्स जो इलेक्टेड किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस स्टेट के द्वारा। एक मैक्सिमम नंबर जो होता है 20 नंबर्स उसमें से इलेक्ट करते हैं यूनियन टेरिटोरीज और मैक्सिमम 2 नंबर्स जो होते हैं उसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी होती है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा 9th क्लास में, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, तो वो नॉमिनेटेड होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट, सेकेंड इज इलेक्शन। इलेक्शन अब इसमें कैसे होते हैं, मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा के वो इलेक्टेड होते हैं डायरेक्टली यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज के द्वारा। अब एक इंसान जो है वो अटेंड कर सकता है अगर वो 18 ईयर्स एज का हो तो वो एडल्ट फ्रेंचाइज कहलाता है। ये सभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो लोकसभा के अब जो है सिंगल मेंबरशिप दी जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो यानी कि ये बोला जाता है कि इसमें सिर्फ 18 साल के ऊपर जो भी है वो इलेक्टेड कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्न योर पेज। थर्ड इज क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट हमारा है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी एज जो है वो 25 और मोर होनी चाहिए। थर्ड जो है वो किसी भी मतलब ही शुड नॉट होल्ड, यानी किसी भी इंडियन गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी गवर्नमेंट जॉब पर जो है वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए। फोर्थ है कि वो ही शुड नॉट बी डिक्लेयर एड मेंटली, यानी कि वो जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और जो है किसी भी बैंकक्रप्ट से रिलेटेड जो है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि वो एकदम सही होना चाहिए। इसमें ये सारे जो है गुण होने चाहिए, भारत का नागरिक हो और एज 25 हो। नेक्स्ट, फोर्थ इज टर्म जो होता है लोकसभा का वो 5 ईयर्स का होता है और वो होता है प्राइम मिनिस्टर के आधार पर वो उसको भंग भी कर सकता है लोकसभा को अपने कार्यकाल से पहले। याद रखिएगा, लोकसभा अपने कार्यकाल से पहले भंग हो सकती है केवल किसकी एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। और ये जो है अभी तक
2 बार हो चुका है, वैसे 9 टाइम्स, सॉरी, ये तो 9 टाइम्स जो है अभी तक हो चुका है कि लोकसभा जो है भंग हो चुकी है। नेक्स्ट इज मीटिंग। मीटिंग जो है वो लोकसभा और राज्यसभा कहलाती है। और उसको जो है पोस्टपोन ओनली कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। और जो रूल होते हैं उसके रिगार्डिंग की अरेंजमेंट करना है, हमें ये करना है, वो जो है बिटवीन टू रेस्पेक्टिव मीटिंग्स जो होती है वो लोकसभा शुड नॉट टू बी मोर देन 6 मंथ, यानी ये कितनी नहीं होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ऑफिसर्स ऑफ द लोकसभा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 93 कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लोकसभा जो होती है वो अपने आप में अपॉइंट करता है कि स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को, सारे जो भी इतने मेंबर्स होते हैं उसके अंदर से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होता है वो उसको रिमूव कर सकता है अपने ऑफिस में अगर एक बिल जो है वो कंटेक्ट करके पास किया जाए मेजोरिटी के द्वारा और प्रेजेंट मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा के द्वारा। लेकिन ये टाइप जो होता है वो बिल का वो ओनली जो है प्रेजेंटेड कर सकते हैं लोकसभा में अगर नोटिस जो है वो प्रेजेंट कर दे कितने दिनों के अंदर? 14 डेज के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होता है उनको वेजेस और अलाउंसेस दी जाती है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स होती है। नेक्स्ट इज फंक्शन एंड पावर ऑफ द स्पीकर। सबसे पहले इसका जो पावर और फंक्शन है वो ये है कि स्पीकर जो है वो प्रिसाइड्स करता है सभी मीटिंग्स को लोकसभा की, और वो जो स्पीकर जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है लॉ बनाने के लिए, ऑर्डर करने के लिए और डिसिप्लिन के लिए। सेकेंड इज जो भी प्रोग्राम और प्रोसेसिंग जो होती है लोकसभा की वो डिसाइडेड होती है स्पीकर के द्वारा। इसी के साथ में जो लीडर ऑफ द हाउस होता है उसकी एडवाइस भी जरूरी होती है। वो टाइम फिक्स करता है और डिबेट और डिस्कशन करता है। डिबेट आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कैसा डिबेट? जब पार्लियामेंट के अंदर बेटा आपको पता है कोई भी एक सब्जेक्ट जो होता है या कोई भी मुद्दा अगर उठाया जाता है तो उसमें सब आपस में विचार विमर्श करते हैं, कोई किसी बात पर सहमत होता है, कोई नहीं होता है। आपने देखा होगा काफी मूवीज के अंदर या ऐसे भी पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे जो है डिस्कशन भी होते हैं। तो इसीलिए जो है लीडर ऑफ द हाउस होता है वो टाइम फिक्स करता है डिबेट का और डिस्कशन का, कोई भी इशू वगैरह अगर होते हैं। नेक्स्ट थर्ड इज वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है। इसमें सब कमिटी ऑफ द हाउस होता है, वो अपॉइंट करता है चेयरमैन को, सेलेक्ट कमिटीज को, और ये जो कमिटीज जो होती है वो परफॉर्म करती है वर्क उनकी डायरेक्शन के अंदर। नेक्स्ट फोर्थ इज द स्पीकर जो होता है वो डिसाइड करता है कि बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है। सारे जो कुछ भी चीज होती है कि पार्लियामेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट जो होता है वो स्पीकर के थ्रू हर एक चीज में पार्लियामेंट के साथ में कॉरेस्पॉन्डेंस करता है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द राज्यसभा। अब राज्यसभा अभी हमने जहां तक पढ़ा वो था लोकसभा, अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा जो है वो सेकंड और अपर हाउस बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट का और इंडियन पार्लियामेंट का। ये जो होता है इसको जो है लोकसभा के रूप में भी पावर कंपेयर किया जाता है, लेकिन अभी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस और सिग्निफाइंस है। सबसे पहले नंबर ऑफ द मेंबर्स एंड प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। इसके जो नंबर्स ऑफ मेंबर्स होंगे वो होंगे 250, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम ये है 245। आउट ऑफ दिस 12 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ये मेंबर्स जो होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं फील्ड ऑफ आर्ट में, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस और स्पोर्ट्स में। स्टेट लेजिस्लेचर जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं 233 मेंबर्स, और ये जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जब हम लोग जो है प्रोपोर्शन यानी तुलना करते हैं किसी की भी, तो ये सारे मेंबर्स जो होते हैं वो स्टेट और एडिशनल लेजिस्लेचर से अकॉर्डिंग रिलेटेड होते हैं। सेकंड इज क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। अब इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है? इसकी क्वालिफिकेशन जो है राज्यसभा की सेम टू सेम इन द केस ऑफ लोकसभा, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो लोकसभा में हमने देखा कि पर्सन जो है वो कितनी आयु का होना चाहिए, 25 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन इसमें जो मेंबरशिप होगी वो 30 ईयर्स या उससे मोर की होगी। नेक्स्ट थर्ड इज टेन्योर ऑफ मेंबर्स। कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो राज्यसभा, याद रखिएगा, लोकसभा भंग की जा सकती है, लेकिन राज्यसभा जो एक परमानेंट हाउस होता है जो कभी सस्पेंडेड नहीं होता है, इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, और 1/3 ऑफ राज्यसभा मेंबर्स जो होते हैं वो रिटायर हो सकते हैं एक पीरियड के थ्रू हर 2 साल में। नेक्स्ट इज ऑफिसर्स ऑफ द राज्यसभा। अब राज्यसभा की ऑफिसर्स कौन कौन से? चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं वो 2 ऑफिसर्स होते हैं राज्यसभा के। वाइस प्रेसिडेंट जो हमारी इंडिया का होता है वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है राज्यसभा का, उसका कार्यकाल होता है 5 साल तक। राज्यसभा जो होती है वो अपॉइंट करती है 1 मेंबर को फ्रॉम इट्स मेंबर एज अ डिप्टी चेयरमैन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर, 6 साल तक के लिए। नेक्स्ट इज पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट की क्या क्या पावर और फंक्शन है? इसमें सबसे पहला हमारा आता है जुडिशियल।
मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है पार्लियामेंट का, उसका फॉर्मेशन होता है लॉ बनाना नेशन के वेलफेयर के लिए। पार्लियामेंट जो होती है उसके पास पावर होता है लॉ बनाने के लिए, सब्जेक्ट मेंशन करने के लिए, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट हम 8 से पढ़ते आ रहे हैं। यद्यपि जो होती है दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो होते हैं वो दोनों मिलकर जो है लॉज वगैरह बनाते हैं, सब्जेक्ट मेंशन करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। और इसी के साथ में अगर अब लोग बोला जाए जुडिशियल पावर में सिर्फ और सिर्फ उनका जो मेन जो मोटिव होता है वो होता है लॉ फॉर्म करना। नेक्स्ट इज पावर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर्स रिगार्डिंग करती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए, सुधार करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कोई भी रिसोल्यूशन जो होता है वो अमेंडमेंट से रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन करने के साथ में उसको प्रेजेंटेड कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर। जब कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर होता है, दोनों हाउस जो होते हैं पार्लियामेंट के वो परफॉर्म करते हैं फंक्शन किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करने का। और मोस्ट पार्ट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंड कर दिया जा सकता है थ्रू सिंपल मेजोरिटी, यानी कि उसमें मेजोरिटी भी होनी चाहिए तभी जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया जा सकता है। यानी दोनों हाउसेज में 2/3 मेंबर्स जो होते हैं उनकी भी सहमति होना इसमें जरूरी है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल पावर। Being the representative of the people, the parliament has full कंट्रोल अपॉन नेशनल वेल्थ एंड, यानी कि उसके पास में सबसे बड़ा जो होता है कि वो क्या करते हैं, एनुअल बजट बनाते हैं। एनुअल बजट आपको अच्छे से पता है कि जब नेशनल इनकम और एक्सपेंडिचर हम लोग पढ़ चुके हैं अभी इकोनॉमिक्स के अंदर, जो नेक्स्ट लेसन हमारा गया था, तो उसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से जो है एनुअल बजट बनता है। तो ये एनुअल बजट जो है पास किया जाता है किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। तो अभी तक में कोई भी वर्क जो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो है डन नहीं किया कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन पावर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है वो प्रोवाइड करती है पार्लियामेंट्री सिस्टम को, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो एग्जीक्यूटिव और जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, जो जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसमें ऑफिस जो होता है ओनली जो हम लोग एंजॉय कर सकते हैं कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। पार्लियामेंट कंट्रोल कर सकती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कई तरीके से। नेक्स्ट इज पावर एसोसिएटेड विद इलेक्शन। आर्टिकल 454 प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट को बहुत सारे पावर जो रिलेटेड होते हैं इलेक्शन को लेके। ये इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वो बोथ हाउसेस के होते हैं पार्लियामेंट के, और इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 66 के अकॉर्डिंग मेंबर्स जो होते हैं बहुत हाउस के पार्लियामेंट वो इलेक्ट कौन करता है, वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज मिसकैलुनस पावर। अब मिसकैलुनस पावर क्या है जो हम पढ़ेंगे कल। टिल देन, थैंक यू।